आपको पाम के हर माउंट को समझना होगा, लाइफ लाइन को समझना होगा, माइंड लाइन को समझना होगा, हार्ट लाइन को समझना होगा। उसके बाद ही आप गणना करके एक सही रिजल्ट दे सकते हो। जितनी लाइनें आपके यहाँ पे कनिष्ठा उंगली के नीचे है या ये जो अंगूठा है इसके जड़ में जितने यव या बार्ली की तरह संरचनाएं बन रही हैं तो समझिए उतनी संतानों के योग तो बनते ही बनते हैं। और यदि लड़की लड़का ना हो उसके बाद कोई तीसरा जेंडर हो तो थोड़ा बहुत इसका अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ हैं पामिस्ट, उनका नाम नहीं लूंगा, कुछ जन्म तिथि बता दे रहे हैं, तो क्या ये संभव है? वैसे तो बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, पर्चा बनाते हैं, अलग अलग सरकार भी है तो बता देते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत नहीं है। किसी का नाम बता पाना थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं। पामिस्ट्री से ऐसा कैसे पता लगता है कि कब मृत्यु होगी, क्या पता लगता है? मृत्यु की गणना, अकाल मृत्यु की गणना की जा सकती है मस्तिष्क रेखा और आपके जीवन रेखा से। कोई ज्योतिष से किसी का भाग्य बदल सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदल सकता है, ज्योतिष आपका कर्म नहीं बदल सकता है। आप कर्म से हर एक चीज चेंज कर सकते हो। फिर व्यक्ति ये प्रयास क्यों करता है कि मैं एक उपाय कर लेता हूँ मेरा भाग्य बदल जाएगा, मैं ये स्टोन पहन लेता हूँ मेरा भाग्य बदल जाएगा, मैं ये उपाय करा लेता हूँ मेरा भाग्य बदल जाएगा? फिर ये प्रश्न तो पैदा ही नहीं होते। चाहे बात बच्चों को देखने की हो हाथ में, चाहे शादी को देखने की हो, किसी भी प्रकार के कोई भी रहस्य यदि खोलने हैं तो आज दो पामिस्ट हमारे बीच ऐसे आए हैं जो देश दुनिया की पूरी खबर रखते हैं और हस्तरेखा की एक एक रेखा को खोल कर रख देते हैं। तो सबसे पहले तो आचार्य जी आपका स्वागत है जी, और आचार्य जी आपका भी स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहले जनता जानना चाहेगी कि आप वैसे 65 देशों में आपकी पहचान है, 70 देशों में आपकी पहचान है, तो किस तरीके से आप हस्तरेखाएं देखते हैं, क्या महत्व है? देखिए, जब पामिस्ट्री करने की बात करते हैं हम तो बहुत धैर्य चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पामिस्ट्री करने लगे मतलब 2 लाइनें देखी आपने बता दी, मतलब आपको पूरे पाम की गणना करनी है। ऐसी नहीं कि 4 लाइनें देखी आपने बता दी जीवन में ये होगा। मतलब 4 लाइन जस्टिफाई नहीं करती हर चीजों को। बिल्कुल। मतलब आपको पाम के हर माउंट को समझना होगा, लाइफ लाइन को समझना होगा, माइंड लाइन को समझना होगा, हार्ट लाइन को समझना होगा। उसके बाद ही आप गणना करके एक सही रिजल्ट दे सकते हो। मतलब अगर हम सरफेस की बात करें, ऊपर की बात करें, सरफेस लेवल की, तो आप कुछ भी बता दो। लेकिन अगर आपको डेप्थ पामिस्ट्री करनी है, सही इन्फॉर्मेशन देनी है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन करनी है, एज काउंटिंग करनी है, बहुत धैर्य चाहिए, बहुत सही नॉलेज चाहिए। उसके द्वारा ही आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। आचार्य जी आपका इसमें क्या मानना है? बिल्कुल, जीवन रेखा आपकी जो है पितृ रेखा जिसको हम कहते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आप देखेंगे तो यहाँ से जीवन की गणना होती है, आपके स्वभाव की गणना होती है, आपके कैरियर में क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, आप कैरियर में कब राइज करेंगे, कब डाउनफॉल आएगा, इन सभी चीज़ों की गणना हम करते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य की गणना करते हैं। अगर जीवन रेखा बिल्कुल साफ सुथरी है, थोड़ी सी पिंकिश है, लालिमा लिए हुए है, तो आप समझिए कि ऐसे लोग जीवन में बहुत ही खुशहाल होते हैं, अच्छे होते हैं, समृद्धि मिलती है, शांति मिलती है। लेकिन कोई भी क्रॉस कट बना हुआ है तो निश्चित रूप से उस वक्त जीवन में बाधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी और उन बाधाओं का निवारण भी हम करेंगे। एक कंट्रोवर्शियल प्रश्न रहता है कि कितने बच्चे होंगे हाथ देख के कैसे पता करें, या फिर बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे, इसमें आपकी क्या राय है? देखो, मैं इस चीज़ को उतना वो नहीं मानता। कई लोग बोलते हैं कि सर बता दो 3 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे। मैं इन चीज़ों बिलीव नहीं करता। अब आप ये देखो, मैं ये आपको बता सकता हूँ कि आपके बच्चे होंगे या नहीं होंगे। रेखाओं के माध्यम से गणना की जाती है कि भाई आपका माउंट कैसा है, मतलब बच्चे संतान पैदा होंगी, संतान का योग है या नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। ये पामिस्ट्री में अभी तक हमने उन चीज़ों को एकदम सक्सेसफुल प्रेडिक्शन नहीं हो पाती है। ये एक बहुत क्लियर बात है। कई लोग बोलते हैं कि 2 बच्चे होंगे, सपोज मैंने मान लिया 2 बच्चे होंगे, लेकिन एक लाइन और आ गई, मिसकैरेज की बात आ गई, फिर 3 कैसे कहोगे आप, फिर 2 कैसे कहोगे? तो ये चीजें भी आती हैं यहाँ पे। आचार्य जी आपका इसमें क्या मत है? बच्चों को लेकर के भौगोलिक वातावरण का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मेरे पास ईरान से, पाकिस्तान से, इंग्लैंड में रह रहे ऐसे मुस्लिम या इस्लामिक रिलीजन के लोगों का जो है मैसेज आया। इस्लाम वाले जो लोग होते हैं उनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। और हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, फैमिली प्लानिंग चलती है। तो एक तो बड़ा मुश्किल सवाल आता है कि किसी हिंदू धर्म के लोगों का हाथ देखें, क्योंकि लाइनें उनमें कम से कम 5-6 बच्चों की होती है, लेकिन हम कैसे बताएं कि उनके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं। जबकि इस्लामिक कंट्रीज में देखें तो उनके 7-8 बच्चों की लाइनें होती है और हम खुल के बता देते हैं। मेरे पास कई फ़ोन आए तो उनके पास पूछते हैं कि मेरे पास बेटा होगा कि बेटी होगी, जबकि मेरे पास अत्यधिक लड़कियां हैं, 4-5 लड़कियां हो चुकी हैं। तो मेरा एक बहुत ही सरल जवाब इसमें यह है कि जितनी लाइनें आपके यहाँ पे कनिष्ठा उंगली के नीचे है या ये जो अंगूठा है इसके जड़ में
जितने यव या बार्ली की तरह संरचनाएं बन रही हैं, जी। तो समझिए उतनी संतानों के योग तो बनते ही बनते हैं। सर थोड़ा यव के बारे में आप हमारी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को बता पाएंगे? जी जी बिल्कुल। आप देखेंगे जो हमारा अंगूठा होता है ना सर, अंगूठा जो होता है ये यव की तरह संरचना होती है। यव जो हमारी आईज, आंख होती है, या आप इसको बार्ली या जौ कहते हैं, हाँ। ये अंगूठे के जड़ में अगर इस तरह से रचना बन रही है तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से एक स्वस्थ संतान का योग होता है। ये यव अगर छोटा बन रहा है, मान लीजिए इसका आकार छोटा है तो ये लड़की है, और यव बड़ा बन रहा है तो ये लड़के का जो है संकेत करती है। और यदि लड़की लड़का ना हो, उसके बाद कोई तीसरा जेंडर हो तो कैसे डिसाइड जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी तीसरे जेंडर के बारे में पूरे पामिस्ट्री के इतिहास में अभी तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा था, लेकिन आचार्य वशिष्ठ सर ने जो सवाल पूछा है बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा देखिए, तीसरे जेंडर के लिए क्या होता है कि मतलब यहाँ पे बच्चों के जो फिजिकल कैपेसिटी होती है, कनिष्ठा उंगली है या अंगूठे के जड़ में अगर जो यव बन रहा है, इसमें कोई क्रॉस कट बन रहा है या जो लाइनें बन रही है बच्चों की, कोई क्रॉस कट है, कोई दुर्घटना है, तो वहां से थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चे की स्वास्थ्य में कमी है या बच्चे के जेंडर में प्रॉब्लम हो सकती है। जी। तो थोड़ा बहुत इसका अनुमान लगाया जा सकता है। एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसा आपने बोला कि यव के माध्यम से छोटा है, बड़ा है, तो उसने बता दिया, और उसमें नेगेटिव साइन एंड सिंबल तो आपने वो बता दिया। कई पाम में ऐसा होता है कि बच्चा मिसकैरेज हो गया, बच्चे की डेथ हो गई, वो प्रेडिक्शन। और दूसरा पार्ट ये भी आता है कि कितनी संतान होंगी, तो आपने बताया कि आप यव देख के बता देते हैं, है ना? तो अगर उसमें यव हो ही ना, वो जगह पूरी खाली पड़ी हो, तब वहां पे क्या फिर उसका मतलब होता है? बच्चों की संतानों के जो लाइनें होती हैं, जो कनिष्ठा उंगली होती है, इसके नीचे जो लाइनें बनती हैं, जी जी, जो सीधी लाइनें जिसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, सब लोग एक अपने तो हम देखने यहाँ लग से गए हैं। गिनती करते हैं, जी। और इसके साथ साथ यव की गिनती करते हैं। कई बार यव नहीं होता है, लेकिन यहाँ से हम अनुमान लगा लेते हैं। ये दोनों भी ना हो तो शुक्र पर्वत से भी हम अनुमान लगाते हैं। शुक्र जो होता है ये हमारे पोटेंशियल के बारे में बताता है कि हमारे बच्चा पैदा करने की क्षमता कैसी है, तो इस आधार पर लगा। सर एक प्रश्न ये भी पैदा होता है कि राजनीति के बारे में सब बता देते हैं कि यहाँ से होता है, बिजनेस के बारे में सब बता देते हैं, तो फिर बच्चों की भविष्यवाणी सही क्यों नहीं करते? पामिस्ट इससे बचते हैं, एस्ट्रोलॉजर इससे बचते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट सही से बताते नहीं है, इस प्रश्न से हट जाते हैं कुछ ना कुछ तर्क देके। तो ऐसा क्यों? मतलब अगर ये रेखाएं हैं, हाथ है, स्पष्ट है, तो फिर इसमें सही से बच्चे क्यों नहीं बता सकता कोई? निश्चित रूप से सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसी विधा है सर कि बच्चों के बारे में अनुमान लगाने की जो विधा है, हर हस्तरेखा विशेषज्ञ के ऊपर जो है वो उसकी अपनी होती है। और जो आपका सवाल है कि क्यों नहीं बता पाते हैं जो सभी पामिस्ट जो है, निश्चित रूप से ये गहन अध्ययन का विषय है। बच्चों के बारे में हम तीनों लोग तो गहन अध्ययन कर ही रहे हैं, लेकिन हम सभी ज्योतिष साथियों को भी बोलेंगे कि इसमें हम थोड़ा सा और अनुसंधान करें, रिसर्च करें, और हमारे मुहिम में जुड़े, हमारे हम तीन जुड़े हैं, एक साथ बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन आपसे और रहेगा, क्या बच्चों के बारे में बताना कि लड़की होगी कि लड़का होगा, आप कितना सही मानते हैं इसको? मतलब प्री प्रेडिक्शन, मतलब कि वो अभी आया नहीं है। ये तो शायद से 90-80% पता ही लग जाता है, छोटी रेखाएं बड़ी रेखाएं देख के। जी जी। सामुद्रिक शास्त्र में जो ऋषियों मुनियों ने बताया है, एक बड़ी अच्छी बात बताई है सर, कि जिस प्रकार से सियार बोलता है, बंदर बोलता है, भालू बोलता है, कुत्ता बोलता है, तो बरसात आने की आशंका बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से हस्तरेखाएं जो होती हैं, हस्तरेखाएं अगर कोई भी रेखा बन रही है या बिगड़ रही है, वो निश्चित रूप से कुछ संभावना को बताती है। अगर उस पर हम थोड़ा गहन अध्ययन करें तो बच्चों की संख्या, बच्चों के स्वास्थ्य या उनके कैरियर के बारे में बताया जा सकता है। अभी गुरुजी ने भी बोला कि 80% 90% तक बताया जा सकता है। निश्चित रूप से 80-90% तक सही बताया जा सकता है। एक चीज ये है कि आजकल कुछ लोग माता पिता का नाम बता दे रहे हैं, कुछ हैं पामिस्ट, उनका नाम नहीं लूंगा, कुछ जन्म तिथि बता दे रहे हैं, तो क्या ये संभव है? माता पिता का नाम बताना, देखिए ज्योतिष की जो विधा होती है सर, जैसा कि हम लोगों ने वैदिक ज्योतिष को सीखा है बचपन से लेकर के अब तक, वैदिक ज्योतिष में एक तो कुंडली होता है, वास्तु शास्त्र होता है, तिल शास्त्र है, शकुन शास्त्र है, उसी में सामुद्रिक शास्त्र भी आता है। लेकिन माता पिता का नाम बताने का जो है कोई विधा जो है, मुझे अभी तक कहीं वैदिक ज्योतिष में हमने पढ़ी नहीं। हाँ। तो वैसे तो बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, पर्चा बनाते हैं, कागज बना करके आजकल बहुत सारी चीजें गणना कर देते हैं। अलग अलग सरकार भी हैं, अलग अलग सरकार भी है, तो बता देते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत नहीं है। अच्छा, आपका इसमें क्या राय है कि माता पिता का नाम बताया जा सकता है, डेट ऑफ बर्थ बताई जा सकती है? अगर देखो, अभी अगर आपको इन चीज़ों पे काम करना है, या फिर कई लोग हाथ के द्वारा कुंडली भी बनाते हैं, आपने सुना होगा, आप उसको कितना राइट समझते हो? मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर आप इस पे काम करें, मतलब किसी का नाम बता पाना थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं, है ना? और मैंने अभी तक उस तरह की विद्या प्राप्त नहीं करी जिससे किसी का नाम बताया जा सके। लेकिन हाँ,
आप जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ है 3/4/1996, ठीक है, तो नंबर 3 है। नंबर 3 किसको दिखाता है? जुपिटर को दिखाता है। अब जो उसके लाइफ में 3 नंबर वो है, तो हम पाम से देख के बता सकते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, पामिस्ट्री को देख के, क्योंकि मृत्यु से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो डरता नहीं जी। है, तो पामिस्ट्री से ऐसा कैसे पता लगता है कि कब मृत्यु होगी? क्या पता लगता है? बिल्कुल, पामिस्ट्री से मृत्यु का और अकाल मृत्यु का दोनों का ही पता चलता है। मेरे पामिस्ट्री के शुरुआती दौर में, करीब जब मैंने करियर स्टार्ट किया था 1999 में, और इलाहाबाद से शुरुआत किया था, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो IAS PCS की तैयारी करते थे, उनका हाथ वगैरह मैं देखता था। जी। उसमें से एक मेरा दोस्त का दोस्त था, और मैंने हाथ देखा, करीब करीब उसकी जो लाइफ लाइन थी वो बहुत ही ज़्यादा रुग्ण थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। उसका मस्तिष्क रेखा भी बहुत ज़्यादा रुग्णावस्था में था और हृदय रेखा भी था। ऐसा लग रहा था कि इसका जीवन काल बहुत ही अल्प है, और अल्प जीवन काल की गणना भी इसी से होती है, जी। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और आपके जीवन रेखा से। मैंने उसको तो नहीं बताया, क्योंकि उसको दुख होता और मुझे भी दुख होता, तो मैंने दूसरे दोस्त को बताया कि इसका जीवन काल अत्यंत ही कम है, अल्प आयु है, और निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर उसकी डेथ हो गई। मुझे कहीं से समाचार मिला, तो मेरे अनुभव में एक चीज़ जुड़ी कि हम जीवन की गणना कर सकते हैं, मृत्यु की गणना, अकाल मृत्यु की गणना की जा सकती है मस्तिष्क रेखा और आपके जीवन रेखा से। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि गणना की जा सकती है जी। लेकिन इस पॉइंट में एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि उसके हाथ में वो नेगेटिव साइन है, जी, बट किसी चीज़ से वो प्रोटेक्ट हो गया और वो बच गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? हस्त की रेखाएं जो है बदलती रहती हैं। जी। हस्त की रेखाएं हर 24 घंटे में बदलती है, हर 1 महीने में, 1 साल में, 5 साल में भी बदलती रहती है। मतलब हर क्षण ये बदलती रहती हैं, कर्मों के हिसाब से। कर्मों के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से। बिल्कुल। तो अगर आपके मृत्यु होने वाली है और ये निश्चित है कि बहुत ज़्यादा मतलब नज़दीक है मृत्यु, तो अगर आप अपने कर्म में थोड़ा सुधार लाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, और इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, तो उस मृत्यु के अंदर भी बदलाव लाया जा सकता है। हालांकि ज्योतिष के अंदर अगर आप जब कुंडली शास्त्र का अध्ययन करेंगे, उसमें एकदम वेल डिसाइडेड है कि मृत्यु निश्चित है, अटल है, सत्य है। लेकिन हस्त रेखाओं के आधार पे हम जो है उसको देख करके यह अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि अगर इंसान कर्मों में बदलाव करे, सोच में बदलाव करे, तो अपने जीवन को भी वो बदल सकता है, जीवन को भी वो बेहतर कर सकता है। अच्छा, एक प्रश्न ये होता है कि भाई हम एज कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि जीवन रेखा सभी के पास है जी, और सब अपने अलग अलग तर्क देते हैं। चार्ज को देना। तो ये एक हाथ है, इस हाथ पर आप सर और बड़े सर और सभी अपना अपना मत देंगे जी। कि इसमें एज कैलकुलेशन कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट बनते हैं, सभी दर्शक देख सकते हैं। सबसे पहले आचार्य वशिष्ठ जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई, और इनके हाथ में अगर इतनी अच्छी कला है तो इनका व्यक्तित्व कितना अच्छा होगा, इससे पता चलता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जब हम गणना करते हैं कैलकुलेशन में, तो बहुत सारे ज्योतिष जो है ना, मान लीजिए ये जीवन रेखा छोटी है तो तुरंत देख करके बता देंगे कि आपका जीवन छोटा है। बिल्कुल नहीं घबराना है, जीवन से ही मात्र जीवन की गणना नहीं की जा सकती है। आप देखेंगे जीवन रेखा, इसके साथ साथ आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये संपूर्ण होनी चाहिए, आपकी जो हृदय रेखा है ये भी आपकी संपूर्ण होनी चाहिए। इसका मतलब आपका जीवन काल 100% है, मतलब एक साधारण मनुष्य का जो जीवन काल होता है 100 वर्ष। आपका पूरा है 100 वर्ष है। अगर ये लाइनें छोटी है, मान लीजिए हृदय रेखा भी छोटी है, मस्तिष्क रेखा भी बहुत छोटी है और जीवन रेखा भी बहुत अल्प है, तो एवरेज निकाला जाता है जी। कि उसी के अनुसार मान लीजिए 30 साल जो है आपकी जीवन रेखा दिख रही है, 30 साल मस्तिष्क रेखा और 30 साल आपकी हृदय रेखा दिख रही है, तो 30 30 60 30 90 करके, और 90 को जो है 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो एवरेज जो है वो 30-35 साल आएगा। तो इंसान का जो आयु है वो लगभग 30-35 साल माना जा सकता है। ये एक गणना है। ये 100% करेक्ट है, क्योंकि मैंने कैसे शास्त्र में और अपने गुरुजी से सीखा है। ये जो गुरुजी ने बताया बिल्कुल सही है। इसमें आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि इस वर्ष में आके इतनी उम्र हो जाती है, रेखा में यहाँ तक आने के बाद इतनी उम्र हो जाती है जीवन रेखा पर। बिल्कुल सर, जीवन रेखा से जो है हम सारी गणनाएं करते हैं, भाग्य की, स्वास्थ्य की, नौकरी की, बाधाओं की, सारी करते हैं। तो जैसे जीवन में मान लीजिए यहाँ से कोई भी एक रेखा इस तरह से ऊपर की तरफ आ रही है, इस तरह से ऊपर की तरफ आ रही है, हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि लगभग 30 या 35 वर्ष के आसपास जो है इंसान का भाग्योदय या भाग्य में कुछ नया परिवर्तन हो रहा है। हाँ, मान लीजिए आप देखेंगे यहाँ से कोई रेखा इस तरह से नीचे जाती हुई दिख रही है, इस तरह से कुछ नीचे की तरफ जा रही है, ये हानिकारक रेखाएं होती हैं। मतलब आप देख सकते हैं 40-50 साल के बीच में कुछ नुकसान होने वाला है, कुछ डाउनफॉल आने वाला है, तो यहाँ से हम गणनाएं करते हैं। जी जी। इसको हुक बोलते हैं, आई गेस, पीछे का जो ये लाइन आती है ना जी, ऐसा कुछ बोलते हैं। आचार्य जी, इसमें आपका क्या मत है कि कहाँ पर कितनी रेखा? मैं तो इनके साथ ही हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और बहुत सिंपल, जो मेरे को अच्छा पॉइंट लगा, सबसे अच्छा मुझे ये लगा जो इन्होंने
हार्ट लाइन के बारे में बात करी और माइंड लाइन और लाइफ लाइन तीनों के कैलकुलेशन के बारे में बात करी, अगर आपको दिख रहा हो तो सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पे इनका ये था कि अगर लाइनें हार्ट लाइन छोटी है, माइंड लाइन छोटी है, लाइफ लाइन छोटी है, तो वहाँ पे एक कैलकुलेशन लगा दी आपने कि हाँ जी सर। वो मामला थोड़ा छोटा है। दिक्कत ये होती है कि गाड़ी आएगी, मकान आएगा, बट किस एज में आएगा, कहाँ वो मेन पॉइंट है, ये पामिस्ट छुपा के रखते हैं। छुपा के रखते हैं जी। लेकिन हमारे पामिस्ट ऐसे नहीं है, आपको और क्लियर बता रहे हैं कि मैं यहाँ आपसे 30 है, कितनी उम्र है। निवेदन करूंगा वशिष्ठ जी, आप एक बार मार्गदर्शन करिए कि क्या होती है जीवन रेखा की। देखो, हर किसी का विचार अलग है, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। अब आप अपना अनुसंधान करते हैं, सब अच्छा अपनी तरफ से अच्छा ही करते हैं, जी। तो हमारा जो मानना है वो यहाँ 120 वर्ष की उम्र का मानना है। हम 100 वर्ष की उम्र को लेके नहीं चलते, क्योंकि 110 वर्ष का जो आदमी है 108 का है, वो कहाँ जाएगा। तो केवल 80 वर्ष की उम्र यहाँ तक होती है। जो पॉइंट है यहाँ केवल 80 वर्ष ही होती है, और बाकी की जो उम्र है वो 140 की इसके बीच में कवर होती है। 80 से 120 के बीच की उम्र इनके यहाँ पर आ जाती है, यानी 40 वर्ष की इसके अंदर ही होती है यहाँ पे। हाँ, और ये रेखा यहीं तक सीमित नहीं होती है, ये रेखा यहाँ तक होती है, बिल्कुल बिनस्ट को पूरा कवर करती है। और इसके बीच में अब आप लगाना बहुत आसान है, यहाँ 40 वर्ष हो गई है बिल्कुल। और कुछ ऐसे पामिस्ट हैं जो यहीं पर लेकर 40 खत्म कर देते हैं। भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, 40 के बीच में आएगी और यहाँ पर एक रेखा इस तरीके से खींचेंगे, पैमाने से खींचेंगे तो पूरी 40 बीच में आएगी। अगर अच्छे से पैमाने से खींचेंगे तो ये रेखा यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होती है। तो मेन है कि यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे लास्ट में जो 80 वर्ष का होगा, बीच में 40 होगा, फिर 20-20 करके आराम से निकाली जा सकती है। लेकिन इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट और काफ़ी हाथ देखने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, अभी आपने बताया कि संतान बताई जा सकती हैं, उनके बारे में बताया जा सकता है, लड़का होगी लड़की होगी, और डेथ की प्रेडिक्शन की जा सकती है। तो आप इनको कितना मानते हो कि ये चीज़ें सामने मतलब बोल देनी चाहिए कि हाँ आपकी लाइफ इतनी है, मतलब आपको तरीका क्या होगा, कैसे बताएंगे? या फिर अगर आपके सामने क्लाइंट है, आपने देख लिया कि ये व्यक्ति तो बस 40-45 में ही उसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कतें की प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे कैसे डील करेंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि हमें विवेचना कैसे करनी चाहिए। जब भी हम बता रहे हैं किसी के बारे में, तो इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें सीधे सीधे कोई भी नकारात्मक चीज़ों को नहीं बताना चाहिए। ये हमारे ज्योतिष के एथिक्स भी होते हैं जी, या डॉक्टर के भी एथिक्स होते हैं कि हमें सीधे किसी के मृत्यु के बारे में नहीं बताना है, या किसी को बहुत ज़्यादा कैंसर जैसी बीमारी हो या कोई बड़ा खतरनाक गंभीर दोष है तो सीधे सीधे नहीं बताना चाहिए कि आपको कैंसर है या बहुत ज़्यादा आपके साथ अकाल मृत्यु है। ये इसको हमें थोड़ा सा सावधानी से बताने के तरीकों में जो है सुधार करके बताना चाहिए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति का जो है वो बहुत ज़्यादा मानसिक आघात ना पहुँचे। दूसरा, आपके बताने से भी उसके जीवन में जो है उसका जीवन बेहतर हो सकता है। अगर आप उसको सकारात्मक तरीके से बताते हैं, मान लीजिए किसी के 45 साल में मृत्यु होने वाली है, लेकिन आप कह सकते हैं कि 45 साल के बाद का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा कमजोर है, अगर इसको आप सुधार करते हैं तो बेहतर हो सकता है। तो हो सकता है आपके बताने से उसके जीवन में वृद्धि हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब हम एक ऐसा प्रश्न जानना चाहते हैं आचार्य जी से और प्रोपामिस्ट जी से कि एक अत्यंत दुखी महिला हमारे पास आती ही रहती हैं, आपके पास भी आती हैं कि हमारे जो पति हैं उनका देहांत हो गया। तो ऐसे आप कैसे पहचानते हैं, या फिर महिलाएं कैसे देख सकती हैं कि कोई घटना तो नहीं होगी, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इस पे भी बात करेंगे। तो कोई विधवा होने का योग तो नहीं है, ये हम कैसे इससे पता करते हैं? निश्चित रूप से हथेलियों से जो है, अगर पति की हथेली देखी जाए तो उसके पत्नी या लाइफ पार्टनर के बारे में बताया जा सकता है। महिला के हाथों को देख करके उसके लाइफ पार्टनर के बारे में बताया जा सकता है। तो जीवन में लाइफ पार्टनर की रेखा देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। आप देखिएगा जैसे लाइफ पार्टनर की रेखा, ये कनिष्ठा उंगली है, यहाँ से कोई भी लाइन इस तरह से सीधी जा रही है तो समझिए कि आपका जीवन साथी बहुत अच्छा मिलेगा, सुंदर मिलेगा। इसके लिए हृदय की भी रेखा देखी जाती है, शुक्र भी देखा जाता है, बृहस्पति भी देखा जाता है। लेकिन एक साधारण बात करें तो यहाँ से पता चल जाता है कि लाइफ पार्टनर कैसा होता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पे 2 भागों में लाइन बटी हुई है या ये कटी पिटी लाइन है, तो निश्चित रूप से लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या ये आपकी लाइन है ही नहीं तो शादी ही नहीं होगी, या लाइन थोड़ी छोटी है, बहुत ज्यादा कटी पिटी है, तो हो सकता है कि जीवन साथी की अल्प समय में मृत्यु हो जाए। इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। सर, आपने कुछ ऐसा अपना एक्सपीरियंस देना चाहेंगे कि एक कोई अनोखा ही आपके पास ऐसा क्लाइंट आया हो जिससे आप परेशान हो गए हो? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास जो है अभी कुछ दिन पहले जो है चेन्नई से एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे। मैं दिल्ली में रहता हूँ और वो चेन्नई से पहुँच गए हमारे घर पे, और वो बोले कि आप बताइए मेरे बारे में। मैंने आधे घंटे तक पूरा उनका सूक्ष्म निरीक्षण किया, एक्सप्लेन किया, अपना पूरा लेंस वेंस लगा करके अच्छे से देखा, बताया कि आपके कैरियर में बहुत ग्रोथ है और कम से कम 500 करोड़ के मालिक हैं आप। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, वो चुपचाप सुनते रहे और बहुत ही मुस्कुरा भी रहे थे।
और मैंने कहा कि आप बहुत नीचे से उठे हैं, शायद हो सकता है कि आपके जीवन में आप बहुत मतलब रोड पे आप रहे होंगे, वहाँ से उठ करके यहाँ पे पहुँचे हैं। और लास्ट में उन्होंने बताया कि मैं ठेली लगाता था, सब्जियां बेचता था, और सब्जी बेच करके आज मेरे पास 500 करोड़ की इंडस्ट्री है। अपने वाइफ को मर्सिडीज़ देने जा रहे थे। तो मैंने जो आधे घंटे तक उनको बताया ना, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो कह रहे थे कि ठीक है, ग्रोथ तो मेरे लाइफ में हो ही रहा है, मुझे ये बताइए कि मैं आगे जीवन में सुकून से जी सकता हूँ कि नहीं। सिर्फ उनको ये जानना था, मुझसे ये सुनना था। हाँ। तो मैंने ये भी बताया कि देखिए, आपके जीवन में बहुत ग्रोथ है, तरक्की है, लेकिन तरक्की के साथ साथ क्या है, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, बहुत ज़्यादा बाध्यताएं भी रहेंगी, मुश्किलें रहेंगी लाइफ में, और जीवन आपका संपूर्ण है, यहाँ तक मैंने बताया। लेकिन मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में ये नहीं बताया कि जीवन संपूर्ण है या नहीं है, ये नहीं बताया, लेकिन उनको बताया कि जीवन अच्छा है। तो वो ये सुनना चाह रहे थे कि मैं इतना सुख भोग करने के लिए मैं जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा। हाँ, तो कई सभी के मन में रहता है जी। तो कई बार क्या होता है कि जितने भी ज्योतिष है ना, हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं अपने क्लाइंट के बारे में कि क्या बता दूं कि क्लाइंट को बहुत अच्छा मैसेज मिल जाए। हाँ, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है सभी ज्योतिषियों को। मैं तो ये कहूँगा कि जो आपके अंतर चेतन मन से पंचांगुली देवी के यहाँ से जो आदेश आ रहा है, वहाँ से आप बोल दें उसको, आप 5 मिनट में भी आप ज्योतिष में हाथ देख करके बता सकते हैं। मतलब अगर आपका अध्ययन अच्छा है तो बहुत ज़्यादा देर भी ना लगाएं तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। क्या ज्योतिष से भाग्य बदला जा सकता है? कोई ज्योतिष से किसी का भाग्य बदल सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, सिंपल सी बात है, भाग्य की अगर बात करते हैं तो कर्म प्रधान है। मतलब कर्म के आगे मैं कहता हूँ हर एक चीज डाउन पड़ती है। आप कर्म से हर एक चीज चेंज कर सकते हो। अगर कोई इस चीज को बोले नहीं कर्म से कुछ नहीं होता, तो फिर मैं इसको गलत मानता हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है लाइफ। ठीक है कि क्या कोई पामिस्ट किसी का भाग्य बदल सकता है, या पामिस्ट्री किसी का भाग्य बदल सकती है, या फिर न्यूमरोलॉजी किसी का भाग्य बदल सकती है? ज्योतिष किसी का, ये सीधा सवाल ज्योतिष पे जा रहा है कि क्या ज्योतिष या ज्योतिष शास्त्र की विधा हाँ। किसी के भाग्य को बदल सकती है? हाँ। तो ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये बताया गया है कि हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वर्तमान में, और वर्तमान के आने वाले कर्मों पे प्रभाव डालते रहते हैं। मतलब कर्म जो है ये हमेशा अनवरत चल रहा है हमारे। और ज्योतिष के अनुसार सबके भाग्य और डेस्टिनी पहले से डिसाइडेड है। ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदल सकता है, ज्योतिष आपका कर्म नहीं बदल सकता है। यह आपके जीवन को एक प्रकाश देता है, ये टार्च होता है, आपको लाइट दिखाता है कि आपके जीवन में कैसे चलना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए, कहाँ नुकसान है, वो दिखाता है। तो उस अनुसार अगर देखें तो निश्चित रूप से दूसरे के जीवन को बदला जा सकता है, जीवन को दिशा दिया जा सकता है। पहले से निर्धारित है कि केवल टॉर्च लगा के हम देख सकते हैं, बाकी लिखा हुआ पहले से ही है, वो मिट नहीं सकता। तो फिर हम उसे देख के भी क्या करेंगे? जो होना है ठीक है। फिर व्यक्ति ये प्रयास क्यों करता है कि मैं एक उपाय कर लेता हूँ मेरा भाग्य बदल जाएगा, मैं ये स्टोन पहन लेता हूँ मेरा भाग्य बदल जाएगा, मैं ये उपाय करा लेता हूँ मेरा भाग्य बदल जाएगा? फिर ये प्रश्न तो पैदा ही नहीं होते। बहुत अच्छा सवाल है कि फिर क्या रेमेडीज जरूरी हैं या नहीं जरूरी हैं। रेमेडीज के बारे में जहाँ तक मैंने अपने अध्ययन में देखा है कि रेमेडीज संपूर्ण रूप से आराम नहीं देती है। रेमेडीज थोड़े समय के लिए आपको रिलीफ दे सकती है। जैसे आप राहु की दशा में हैं, शनि में हैं, केतु में हैं, मंगल में जो भी समस्याएं चल रही हैं, तो आपको स्टोन पहनने से, पूजा पाठ करने से आपको रिलीफ मिल जाता है। जिस प्रकार से आप दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर आपको एलोपैथिक के मेडिसिन देता है तो आपको रिलीफ मिल जाता है, वैसे रिलीफ आपको मिलता है। सर, इसमें मेरा भी मत है। मेरा मत ये है, जैसे कि जीवन रूपी पटरी पर ट्रेन अपनी दौड़ रही है, शरीर, उसमें एक लाइन को चेंज करने वाला व्यक्ति होता है स्टेशन मास्टर के पास में ही, स्टेशन मास्टर उसके हैंडल में होता है। तो वो जब चाहे ट्रेन को उधर मोड़ सकता है। तो वैसे ही एक ज्योतिष आचार्य उसकी ट्रेन को मोड़ने का और एक मूव देने का काम करता है। जब व्यक्ति डिप्रेशन में मरने के लिए तैयार होता है, सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं और बड़ी बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, तब ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। मस्ती मजाक में नहीं जाना चाहिए। जब कुछ समस्या हो गंभीर तब जाएं, फिर वो उसका जरूर आपको मार्ग देंगे और वो उपाय करके आपकी पटरी को चेंज कर सकते हैं। मेरा ये मानना है। मैंने महामृत्युंजय से बहुत आदमी बेड से खड़े हुए देखे हैं। भगवान से बड़ी चीज नहीं है। जिसने इस ज्योतिष को बनाया, जिसने हमें बनाया, आपको बनाया, क्या वो आपके भाग्य की तो रेखाएं नहीं बदल सकता? जो दुनिया के प्लैनेट्स बदल सकता है, दुनिया की किस्मत बदल सकता है, दुनिया के इतने सारे भूकंप ला सकता है, कहीं बारिश करा सकता है, तो हमारे हाथ में 2 रेखाएं नहीं बदल सकता। उस परम शक्ति पे हमारा प्रश्न होना ही नहीं चाहिए कि हाँ बिल्कुल भाग्य बदला जा सकता है। हमारे थॉट से, हमारे विचार से, हमारे कर्म से, हमारे उपाय से सबसे भाग्य बदला जा सकता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपने ऐड किया, कर्म। मतलब अगर आप कर्म पे फोकस करें या कर्म की बात करें तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत सारी चीज बदली जा सकती हैं। अब एक बात आपने बोली कि कोई आपके पास आया,
कर्म था, कुछ ना कुछ तो था ना, बस। कुछ तो पॉइंट था, कभी तो उसने अच्छे काम किए होंगे, तभी वो आपके पास आया। क्योंकि कुंडली में भी कर्म का स्थान है, हाँ। भाग्य का भी है। अब वहीं पर अगर उसी परम पिता परमात्मा से, जिसने ज्योतिष को बनाया, जिसने ब्रह्मांड को बनाया, जिस क्रिएटर ने, जैसे उदयपुर फाइल्स बनी थी अभी, उसमें नाराय तकदीर चेंज किया गया, तो वही तो चेंज कर सकता है जिसने बनाया, वरना फिल्म रिलीज हो जाती। उसी तरीके से भगवान हमारी रेखाओं को भी और हमारे ग्रहों को भी चेंज कर सकते हैं, मेरा ये पर्सनल मानना है। बाकी आपका अलग मत है, गुरुजी का अलग मत मेरा है। तो मत यही है बस कि कर्म बहुत बड़ी चीज होती है, और जैसे भाग्य बदला जा सकता है या नहीं? मतलब अगर आप अच्छा काम, जैसे मान लो मैं, आपने बताया कि अंकित भाई आप आगे जाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, हाँ। ठीक है, आप मेरे लाइफ में आए, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, आपने मुझे बताया आगे खतरा है, मैं समझ गया, हाँ। तो मेरे को प्रॉब्लम आएगी, मैं ये नहीं कहता कि 100% सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि तलवार लगने की जगह सुई चुभ जाए, चलो ये उससे आपका बच मत जाएंगे। है। गुरुजी आपका इसमें क्या मत है? मेरा ये मत है सर कि अभी अहमदाबाद में एक प्लेन दुर्घटना हुई है, हाँ। उसमें करीब 245 यात्री मारे गए। हम्म। तो निश्चित रूप से कई बार आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं और जीवन को वहाँ पे हम बचा नहीं पाते। बाढ़ आती है, आपदा आती है, भूकंप आता है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। एक तो ये सवाल है कि भाई बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। दूसरा सवाल ये है कि क्या हम बचा सकते हैं? निश्चित रूप से अपने कर्मों में बदलाव करके अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। और ज्योतिष में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाती है कि जो भी उपाय बताए जा रहे हैं ना, चाहे आपको पूजा पाठ करना है, स्टोन पहनना है, मेटल पहनना है, अगर आप मन से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, अपने मनोवृत्ति या अभिवृत्ति में बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। तो आपको अपने एटीट्यूड या बिहेवियर में, सोच में भी बदलाव लाना जरूरी है। अगर आप सच्चे दिल से अगर भगवान को याद कर रहे हैं ना, तो भी आपके कर्म में, भाग्य में बड़ा बदलाव हो सकता है। सर अभी मैं जनता को नेतृत्व कर रहा हूँ, जनता का, इसलिए मेरे प्रश्न कुछ क्लिष्ट हो सकते हैं, कुछ आपको अच्छे नहीं लग सकते हैं, लेकिन अब मैं भी जनता की तरफ से प्रश्न कर रहा हूँ। पर्सनली मेरा आपसे कोई इतना वो नहीं है, आप तो हमारे खास हैं, अपने आदर्श हैं, बड़े हैं। अच्छा, एक प्रश्न अभी हम सोच रहे थे कि इतने बड़े बड़े भविष्य वक्ता हैं, डेली हॉरोस्कोप बताते हैं, वार्षिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार की समस्याएं बताते हैं, दैनिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, छमाही राशिफल, तो फिर ये क्यों नहीं बताते कि केदारनाथ में घटना हो जाएगी? फिर ये क्यों नहीं बताते कि बद्रीनाथ में बादल फट जाएगा? फिर ये क्यों नहीं बताते कि अहमदाबाद में प्लेन घटना हो जाएगी? बाद में ही क्यों पता लगता है? उस समय कहाँ सोए रहते हैं ज्योतिषी? कहाँ बड़े बड़े दरबार वाले सोए रहते हैं? निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्या पूर्वानुमान किया जा सकता है जो घटनाएं घट रही हैं, या मौसम विभाग भी कई बार फेल हो जाता है। हाँ। आज बारिश होने वाली है और मौसम विभाग नहीं बता पाता है कि बारिश होने वाली है। हाँ जी। और ये सेम सवाल ज्योतिषियों के साथ, हमारे साथ भी है, मेरे साथ भी ये सवाल होना भी चाहिए। और वशिष्ठ गुरु जी ने बहुत ही अच्छा अपने ऊपर ही सवाल उठाया। मतलब मैं इनको कहीं ना कहीं इस बात के लिए अप्रिसिएट भी करूंगा कि कितना ईमानदारी से, कितनी दृढ़ निश्चय और कितनी निष्ठा से इस कार्य को कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर कमियां हैं उसको भी पब्लिक जाने, जो हमारे अंदर अच्छाइयां उसको भी जाने। अब आते हैं सवाल कि भाई ज्योतिष क्यों नहीं बता पाते हैं बद्रीनाथ में अगर बाढ़ आने वाली है तो? हाँ। तो सभी ज्योतिषियों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। ज्योतिष कोई 1-2 साल का, 10 साल का विषय नहीं है। ये अनवरत विषय है। जितना गूढ़ अध्ययन करेंगे उतना ही नई बेहतर हम जीवन को, लोगों के बारे में मार्गदर्शन दे सकते हैं। बिल्कुल, पंचांग में पहले से ही लिखा रहता है कि इस दिनों में बाढ़ आएंगी, इस दिनों में ये होगा। ये मैंने आपके लिए प्रश्न पूछा था ताकि आपको रिटर्न में जवाब मिल सके। तो बिल्कुल ज्योतिषी बता सकता है कि अब बाढ़ आने वाली है। उनसे कोई उस तरीके का पूछे तो वो बता सकता है कि बादल फटेंगे, इस समय पे महंगाई बढ़ेगी, इस समय पर ये होगा। वो सब चीजें हमारे मात्र 50 रुपए के पंचांग में लिखी हुई हैं, वहां जाकर पूछ सकते हैं। लेकिन लोग केवल अपने बारे में, अपने लालच के बारे में, अपनी गाड़ी, अपनी पत्नी, अपना घर, अपनी संतान, उन्हीं के बारे में जानना चाहते हैं। तो फिर ऐसे में बद्रीनाथ की घटना के बारे में कौन बताए? अगर कोई खड़ा होकर पूछता किसी भी सरकार के, पंडोकर सरकार के धाम में, बागेश्वर धाम सरकार के धाम में कोई खड़ा होकर उससे पहले पूछता कि बताओ कि कब बाढ़ आने वाली है, तो मैं ये लिख के देता हूँ 100% वहां से जवाब मिलता कि उस समय पर आने वाली है। किसी अच्छे ज्योतिषी आपके पास, किसी के पास भी, क्योंकि हमारा विषय बाढ़ बताना नहीं है, हमारा विषय उसके जीवन में कब बाढ़ आने वाली है ये बताना है। भौगोलिक बाढ़ हम कैसे बताएं? हम जब बताएंगे जब हम कुंडली देख रहे होंगे। कुंडली में भी जब हम भविष्य की कुंडली देख रहे होंगे, पूरे विश्व की कुंडली देख रहे होंगे। कैसे? क्योंकि हॉरोस्कोप देख रहे होंगे दूसरे तरीके वाला, जो मासिक चलता है, वार्षिक चलता है कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में, वो वाला। और अभी किस प्रकार की बात है कि वर्तमान किसी व्यक्ति के, तो व्यक्ति के बारे में, बद्रीनाथ की बाढ़ के बारे में नहीं पता लगेगा। ये पता लग जाएगा कि इसकी घटना से मौत हो सकती है। ये तो आप एग्री करते हैं, एक घटना से मौत होगी। जी वशिष्ठ जी, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। अगला व्यक्ति आपके पास आया, क्यों आया? इसके पीछे क्या रीजन है? वो क्या आपको सच में प्रॉब्लम लेके आया है या फिर वो टेस्ट करने आया है? पाम में ऐसी कौन सी लाइनें होती हैं जब वो काटती हैं तभी वो
पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऐसी मिस्टीरियस साइंस में जाके अपने भविष्य को जानने का ट्राई करता है, ऐसी कौन सी लाइनें होती हैं? ये तो सबसे ज्यादा आसान है। जब भी राहु रेखाएं जीवन रेखा को काटती हैं तो व्यक्ति एक ज्योतिषियों के पास, डॉक्टरों के पास, वकीलों के पास दौड़ा दौड़ा जाता है, जी जी, और वही उसके उस समय मार्गदर्शक भी बनते हैं। वही बात है। और इन तीनों को ही गलत नजर से भी देखा जाता है और भगवान की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। एक अच्छा ज्योतिषी अपना एक ही होना चाहिए, वकील अपना एक ही होना चाहिए, आयुर्वेद आचार्य अपना एक ही होना चाहिए, चिकित्सक। इनको आप बार बार बदलोगे, नई नई जगह जाओगे तो जगह जगह की बातें पता लगेंगी और अलग अलग आपके बारे में एक्स्ट्रा करके सब बताएंगे, क्योंकि मुंडे मुंडे मति भिन्ना, हर किसी का विचार अलग है। तो जब भी जीवन रेखा को राहु रेखाएं काटती हैं, व्यक्ति ज्योतिषियों के पास एक जाता बार आप है। राहु रेखा के बारे में ड्रॉ करके बता दीजिए कौन सी राहु रेखा काटती है, ताकि हमारे दर्शकों को आसानी होगी समझने में। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, सूर्य, चंद्र और तीसरा मंगल, फिर बुध, इसके बाद बृहस्पति, इस तरीके से रहते हैं। लेकिन इनका जो अंक है वो अलग अलग है। जैसे 1 नंबर सूर्य का है तो सूर्य के नीचे 1 नंबर है, 2 नंबर चंद्रमा का है तो चंद्रमा के नीचे 2 नंबर है, 3 नंबर अपना बृहस्पति का है तो बृहस्पति यहाँ पर होता है, 4 नंबर अगर आप देखेंगे तो 4 नंबर राहु का है तो राहु यहाँ पर होता है, 5 नंबर बुध का है तो बुध यहाँ पर है, और 6 नंबर शुक्र का है तो शुक्र यहाँ है, 7 नंबर केतु का है तो केतु यहाँ है, और उसके बाद राहु, केतु, शनि, यानी कि 9 और 8 नंबर यहाँ पर मंगल और शनि के हैं। तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सवाल था, तो ये इस तरीके से न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बैठेंगे। बाकी अगर हम ग्रहों की गणना करते हैं तो वो कुछ और है। ग्रहों की गणना बृहस्पति से स्टार्ट होती है, बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद सूर्य, उसके बाद बुध, फिर हम नीचे मंगल को लेते हैं, फिर राहु लास्ट में आता है, और उसके बाद हम चंद्रमा को लेते हैं, शुक्र को लेते हैं, राहु और केतु को लेते हैं। ऐसे इनकी सही गणना है, क्योंकि अलग अलग तरीके हैं। अभी तो केवल हमने मोटी मोटी बातें पूछी हैं, केवल डेमो। अभी तो गाड़ियों की बात करनी है, लग्जरी की बात करनी है, करोड़पति बनाने की बात करनी है, लॉटरी की बात करनी है, और सर ने जो शोध किए हैं 25 सालों से उस शोध की बात करनी है। सर ने जो 65 देशों के हाथ देखे हैं उनके बारे में बात करनी है। लेकिन एक पॉडकास्ट में, एक वीडियो में तो सब हो नहीं सकता। तो सर, क्या आपका अगर ऑडियंस राधे राधे लिखे और कहे पार्ट 2 चाहिए तो आप प्लीज आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर, आप आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। तो आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, गेस्टों के लिए धन्यवाद। और पामिस्ट्री की एक नई कम्युनिटी हम बना रहे हैं। जो भी पामिस्ट हमसे जुड़ना चाहते हैं यहाँ पर कमेंट लिखें और कमेंट में बताएं कि कहाँ पर पामिस्ट्री करते हैं, क्या नाम है, उनको हम अपने ग्रुप में जोड़ेंगे। और एक नई कम्युनिटी हम क्यों नहीं बना सकते? जब जनता में छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं, बिग बॉस तक जा सकते हैं, नए नए काम कर सकते हैं, तो हम पामिस्ट लोग क्या ऐसे बेले बैठे हैं? हम ज्योतिष आचार्य कुछ नहीं कर सकते? हम अपनी कम्युनिटी क्यों नहीं बना सकते? हम क्यों ईर्ष्या करें? जो सब्जेक्ट ऐसा है कि विवादित हैं उनको पहले आगे लाओ। मिलके, विवादित है, हाँ, मतलब मिलके हम सारी चीज को देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिसर्च होती है। आप अलग कर सकते हैं, आप अलग कर सकते हैं, मैं अलग कर सकता हूँ, और जब ये मिलेगा तो एक नई चीज आएगी, नई रिसर्च सामने आएगी। सर, कोई लास्ट संदेश आप देना चाहेंगे जनता को? जी बिल्कुल। ज्योतिष एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा लोगों के जीवन को मार्गदर्शन मिलता है। ज्योतिष पे विश्वास करें और अच्छे ज्योतिष को पहचानें। अच्छे ज्योतिष को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि गूगल में, आपके डेली लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं। अगर उस पर नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप खुद भी थोड़ा सा ज्योतिष का अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। हमारे चैनल को देख करके और भी लोगों को देख करके खुद भी आप ज्योतिष बन सकते हैं। हमारा प्रयास है कि आपको इतना मजबूत बनाया जाए कि आप खुद भी थोड़ा सा ज्योतिष का बेसिक ज्ञान हो जाए। जैसे कि हम बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में जाता है तो क ख ग घ सिखाया जाता है, वैसे कुछ बेस आपका क्लियर हो जाएगा तो आप ज्योतिष को पहचान सकते हैं और ज्योतिष में बेहतर विश्वास कर सकते हैं। हाँ, मेरा भी कुछ कहना है इसमें। मेरा ये कहना है कि कई लोग मिसलीड करते हैं, भ्रमित करते हैं, बिल्कुल, और लोगों को डराते हैं। तो मेरा हमेशा से ये टैगलाइन रही है कि कभी भी डराने का काम नहीं करना चाहिए। आज आप डरा लोगे, शायद पैसे भी ले लोगे, लेकिन जो कर्म बनेगा, जो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, शायद आप वो सह ना पाओ। आई एम राइट? राइट। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप कमेंट्स में बताएं कैसा आपको लगा पॉडकास्ट और इसमें क्या क्या और नया चाहते हैं। सबके राधे राधे, धन्यवाद। राधे राधे।